सबसे पहली खबर जिस पर बात करेंगे हम वो दिल्ली विधानसभा चुनाव, जिसका काउंटडाउन तो चल ही रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जुबानी जंग जो है वो भी और तेज हो रही है। और अब नया मुद्दा रामायण को लेकर दिल्ली में ये महाभारत है, सियासी महाभारत जो शुरू हो गई। दरअसल हुआ ये कि कल चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण का प्रसंग सुना दिया। इसी को लेकर अब ये सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं न सिर्फ केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रहे हैं वो, बल्कि अधर्मी भी बता रहे हैं। और साथ ही कहा कि अधर्मी की छाप दिल्ली पर ना पड़े, इसीलिए उन्होंने उपवास रखा है। तो वीरेंद्र सचदेवा ने उपवास रख लिया है। दिल्ली में रामायण पर सियासी महाभारत है। अरविंद केजरीवाल के रामायण कथा सुनाने के बाद बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने गलत कथा सुनाई और खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जो है वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं। वीरेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कथा तो अरविंद केजरीवाल ने सुनाई, लेकिन माफी करने के लिए, क्षमा याचना मांगने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए आप क्यों यहाँ आए? हमारा सनातन अगर आप समझते हैं, हमारे हिंदू धर्म को आप समझते हैं, हमें जब भी किसी को पाप का प्रायश्चित कराना होता है तो हम उसका कष्ट खुद झेलते हैं। ये हर हिंदू धर्म में मान्यता है। तो हमने तो अपने दिल्ली के लिए, अपने दिल्ली वालों के लिए कि उस अधर्मी के बयान की कोई छाप ना पड़े, हमने तो दिल्ली वालों के लिए उपवास रखा है कि ऐसे अधर्मी से मुक्ति मिले जो हमारे रामायण की गलत व्याख्या करता है, जो रावण को भगवान सोने का हिरण बना के भागने के लिए कहता है। ये अभी तक उस सोने के मुँह से बाहर नहीं आ रहे हैं जो इन्होंने शीश महल में कमाने का काम किया है। तो अरविंद केजरीवाल जैसा अधर्मी जो श्री राम मंदिर का विरोध करता था अपनी नानी का नाम लेके, आज चुनावी हिंदू बने हुए हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आखिरकार रामायण का वो कौन सा प्रसंग था जिसको लेकर दिल्ली की सियासत में ये चुनावी महाभारत छिड़ गया है? अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या था वो सुनिए जरा। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज का पहले रुख करते हैं। नीरज, ये अरविंद केजरीवाल जी जो रामायण को लेकर अधपका ज्ञान बता रहे हैं, यहाँ पर उनके बयान से सुनाई पड़ रहा है, पूरा का पूरा मौका रामायण पर अरविंद केजरीवाल के अधपके ज्ञान ने बीजेपी को दे दिया है। देखिए, जब चुनाव चल रहा हो और इस तरह की बातें जब सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसे लपकने में देर नहीं करती है। और जब बात राम और रामायण की हो तो भाजपा का तो कोर एजेंडा है, और जब आप उनके कोर एजेंडा में खेलने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ जल ही जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने जो कथा सुनाई, निश्चित रूप में कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगे लगाए मुद्दा मिल गया। और भाजपा तो पहले से ही कह रही है कि ये चुनावी हिंदू हैं और चुनावी हिंदू बताकर लगातार उन पर हमलावर है। आज भाजपा को बड़ा मौका मिल गया है और भाजपा, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को गली गली तक ले जाएगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि जिस केजरीवाल को हम जिताने की बात कर रहे हैं, जो केजरीवाल लगातार सरकार में हैं, उनको हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान यानी कि रामचंद्र जी की कथा भी नहीं मालूम है, तो वो क्या आपके बारे में सोचेंगे। तो निश्चित रूप में भाजपा इस मुद्दे को और बढ़ा चढ़ाकर और मतलब जो है लोगों के बीच में ले जाएगी और लोगों को समझाने की कोशिश करेगी कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको राम और रामायण का ज्ञान नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है रोमाना कि आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को भाजपा भुनाने की कोशिश भी करेगी। थोड़ी देर में अनुराग ठाकुर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मुझे लगता है उस समय भी अनुराग ठाकुर इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का रामायण को लेकर ये अधपका ज्ञान जिसने बैठे बिठाए बीजेपी को दिल्ली चुनाव में दे दिया है पूरा मौका। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा रामायण में वो प्रसंग आखिर क्या है,
वहां पर क्या कहा गया है ये समझना जरूरी है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस प्रसंग के बारे में ना जानते हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रामचंद्र जी जो है वो खाने का इंतजाम करने जंगल गए थे और रावण जो है वो सोने का हिरण बनकर वहां पर आया था। जबकि रामायण में क्या कहा गया है, सोने के हिरण का पीछा करते हुए रामचंद्र जी जंगल गए थे। सीता जी ने कहा था कि उनको वो हिरण चाहिए, इसलिए उन्होंने हिरण का पीछा किया। और हिरण का भेष अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि रावण ने धरा, जबकि हिरण का भेष मरीच ने धरा था और रावण तो भिक्षा मांगने आया था। ये रामायण में कहा गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रामायण को लेकर ये अरविंद केजरीवाल का अधपका ज्ञान, जिसने पूरा मौका दे दिया है बीजेपी को। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी बलराम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, मतलब सीधे सीधे चुनावी मौसम में ये अरविंद केजरीवाल का सेल्फ गोल। बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए रामायण का एक प्रसंग जनता के सामने रखा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां थी, जिसको लेकर के अब बीजेपी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है और कह रही है कि जिस तरीके से उन्होंने रामायण की कथा गलत तरीके से, गलत प्रसंग को लेकर के उन्होंने दुनिया के सामने, देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने रखा है, वो पूरी तरह से गलत है। और उस वीडियो को अब बीजेपी वायरल करती हुई नजर आ रही है और बता रही है कि किस तरीके से रामायण के प्रसंग को गलत तरीके से प्रसंग बना करके जनता के सामने पेश किया गया। हालांकि ये कह सकते हैं कि बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बीजेपी को मिल गया है और यही वजह है कि जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने और खास तौर से अरविंद केजरीवाल ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। जिस तरीके से गलत प्रसंग उन्होंने पेश किया, उसको लेकर के अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है और कहीं ना कहीं एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल गया है। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर के वो चुनाव में किस तरीके से जनता के बीच में जाएगी और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने वीरेंद्र सचदेवा से बात की और उन्होंने कहा कि हम सीपी के हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ पे हम उपवास रख रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए उपवास रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं से जो हमारी बात हुई है, उनका स्पष्ट कहना है कि उन्होंने एक प्रसंग का हवाला दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रसंग का हवाला दिया आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन वो प्रसंग का हवाला ही तो गलत दे दिया ना। इसी वजह से तो रामायण पर ये सियासी महाभारत जो छिड़ गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बलराम पांडे आपका भी, नीरज पांडे आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को लेकर हमलावर है और वहीं स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने भी तंज कस दिया है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल से वो सवाल पूछ रही हैं, रावण सोने का हिरण बनकर आया, ये कौन सी रामायण में लिखा है अरविंद केजरीवाल जी? और साथ ही स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए लिख दिया, आप चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं, आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी गलती हो गई। तो देखिए किस तरीके से ये तंज जो स्वाति मालीवाल की तरफ से कसा गया है अरविंद केजरीवाल पर। राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने निशाने पर लिया है आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। सैफ अली खान के हमलावर शहजाद को लेकर बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको बता देते हैं। मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर लिया है। आरोपी को सुबह 5 बजे बांद्रा स्टेशन भी पुलिस की टीम लेकर पहुंची। बांद्रा स्टेशन से शहजाद को पटवर्धन गार्डन ले जाया गया। सैफ पर हमले के बाद इसी गार्डन में सोया था शहजाद। गार्डन से हमलावर को सैफ के घर लेकर पहुंची थी पुलिस। तो ये आज की बड़ी खबर है। सैफ अली खान मामले में पुलिस केस सुलझाने के लिए जुटी हुई है और इसी क्रम में जो हमलावर है शहजाद, उसे पुलिस की टीम पहले क्राइम सीन पर लेकर गई। क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया आरोपी के साथ और उसके बाद बांद्रा स्टेशन और फिर वो पटवर्धन नगर के गार्डन में भी पुलिस उसको लेकर गई। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय मौजूद हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से और साथ ही आप देख रहे हैं नम्रता दुबे लीलावती अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे मृत्युंजय से। मृत्युंजय, पुलिस की तरफ से सूत्र कुछ बता रहे हैं क्या इस मामले में घटनाक्रम को लेकर? क्या पुलिस को अभी और जांच करनी है या पूरी की पूरी तस्वीर किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया अब वो पुलिस के सामने साफ हो चुकी है?
रोमाना, देखिए निश्चित तौर पर पुलिस हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो सवाल हमने पहले दिन से उठाए थे वही सवाल पुलिस के मन में थे और ऐसे पर आरोपी से उसे पुख्ता करने का काम पुलिस कर रही है। हमारे मन में भी यही सवाल था कि जब 2:33 पर सैफ अली खान के घर से हमलावर फरार हो गया इमारत की सोसाइटी से और सुबह 7:05 पर बांद्रा स्टेशन पहुंचा, जो सैफ अली खान के घर से स्टेशन की दूरी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 8 से 10 मिनट या 15 मिनट में स्टेशन पहुंचा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कहाँ था। इसीलिए पुलिस इसे वेरीफाई करना चाहती थी, इसके दावे को वेरीफाई करना चाहती थी। तो पुलिस इसे उन जगहों पर लेकर गई जहाँ के सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो ये जांच में खुलासा हुआ कि ये सैफ अली खान के घर से निकलने के बाद बहुत देर तक उस इलाके में घूमता रहा और फिर वहाँ से नेशनल कॉलेज की तरफ गया। वहाँ पर एक पटवर्धन गार्डन है जो कि लिंकिंग रोड बांद्रा का इलाका आता है। पटवर्धन गार्डन में ये 2 घंटे तक सोया हुआ था। 2 घंटे तक सोने के बाद में गार्डन उसे खुला हुआ मिला, वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। उस गार्डन में जाकर सोया था। फिर सुबह वहाँ से वो निकला और फिर बांद्रा स्टेशन गया और फिर वहाँ से ट्रेन लिए और दादर गया। तो आज जो सीन रिक्रिएट किया गया है तो सबसे पहले उल्टा सीक्वेंस किया गया। आरोपी को पुलिस स्टेशन से ले जाकर सबसे पहले नज़दीक में ही बांद्रा रेलवे स्टेशन है, मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर है स्टेशन, वहाँ उसे ले जाया गया जहाँ वो सीसीटीवी में दिखा था। वहाँ से उसको पटवर्धन गार्डन ले जाया गया जो कि लिंकिंग रोड पर आता है। पटवर्धन गार्डन में उसने बताया कि वो किस बेंच पर, कहाँ पर, कितने देर तक सोया हुआ था और वहाँ से उठने के बाद स्टेशन गया था और फिर वहाँ से उसे सैफ अली खान के घर ले जाया गया और वहाँ पर पूरा जो क्राइम सीन का इवेंट है, सीक्वेंस है, उसे एस्टैब्लिश किया गया कि कैसे उसने सिक्योरिटी गार्ड के सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही का फ़ायदा उठाकर इमारत में दाखिल हुआ, बेसमेंट में गया, पार्किंग एरिया में गया, पार्किंग एरिया से डक्ट में जाने की कोशिश की लेकिन डक्ट सील था तो उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। उसे कोई रोकथाम नहीं थी, सीढ़ियों से होकर सीधे वो 11वीं मंजिल तक पहुंच गया। सिर्फ 6वीं मंजिल पर उसे एक सीसीटीवी कैमरा मिला, नहीं तो उसे कहीं भी कोई रोकथाम नहीं थी। वो आसानी से 11वीं मंजिल तक पहुंच गया। 11वीं मंजिल तक पहुंचने के बाद वो डक्ट में गया, डक्ट से बाथरूम की खिड़की में गया और बाथरूम की खिड़की से सीधा कमरे में पहुंच गया और फिर इस प्रकार से उसकी हाथापाई और ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो इस जो सीक्वेंस था इसे एस्टैब्लिश करने का काम पुलिस कर रही है। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या मुंबई में उसका कोई मददगार है। सवाल ये है कि मुंबई में क्या किसी रिक्शा चालक ने, किसी व्यक्ति ने उसे सेलिब्रिटीज़ के घर दिखाए थे। सवाल ये है कि उसे सैफ अली खान के घर के अलावा कोई और सेलिब्रिटी के घर के बारे में जानकारी थी। सवाल ये है कि वो 9वीं मंजिल सीधा 11वीं मंजिल पर क्यों गया। जब वो यहाँ तक पहुँच ही गया था तो पहली मंजिल से लेकर 8वीं 9वीं मंजिल तक भी नामी सितारे रहते हैं। करिश्मा तन्ना सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस है, उनका घर भी है। जाने माने जो कॉन्सुलेट में काम करने वाले एम्बेसडर्स हैं उनका घर वहाँ पर है। तो उनके घर में उसने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, सीधा 11वीं मंजिल पर क्यों गया। ये सब भी सवाल अभी तक पुलिस के सामने है और इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए अगले 2 दिन और है, 2-3 दिन और है और 5 दिन की जो कस्टडी मिली है इस दौरान पुलिस इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेगी और कड़ियों को जोड़ती रहेगी। तो सैफ अली खान आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है लीलावती अस्पताल से वो फॉर्च्यून हाइट्स वाले अपने पुराने घर में जाएंगे जहां फिलहाल उन्होंने अपना दफ्तर बना लिया था और जिस घर में उन पर हमला हुआ सदगुरु शरण बिल्डिंग में, उस फ्लैट में अभी सैफ अली खान नहीं जाएंगे। ये भी एक अपडेट मिल रहा है कि फॉर्च्यून हाइट्स में जहां पहले सैफ अली खान रहा करते थे और फिलहाल अपने उस फ्लैट को सैफ अली खान अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वहां सैफ अली खान जाएंगे। सदगुरु शरण जिस फ्लैट में, जिस बिल्डिंग में उन पर हमला हुआ था, उस बिल्डिंग में फिलहाल सैफ अली खान नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा अपडेट है, सैफ अली खान को आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा लीलावती अस्पताल से। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिल्ली का एक्स फैक्टर जानने आज हम आ पहुंचे हैं दक्षिण पश्चिमी यानी साउथ वेस्ट जिले में। दिल्ली की सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में से ये एक है। एक तरफ विकासपुरी है जो वोटरों के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, तो दूसरी तरफ द्वारका है जो एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी है। इस जिले में पड़ोसी राज्य हरियाणा का भरपूर प्रभाव है जो क्षेत्रवाद के मुद्दे को बढ़ावा देता है। तो पूर्वांचली वोटर की बड़ी संख्या यूपी बिहार के वोटर के भी चुनाव प्रचार को केंद्र में रखती है। आइए पता लगाते हैं क्या है इस जिले का एक्स फैक्टर। दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में 7 विधानसभाएं आती है। नजफगढ़, पालम, मटियाला, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन और विकासपुरी विधानसभा। इन सभी सीटों पर 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार माहौल क्या है ये समझने के लिए हम आपको सबसे पहले मटियाला सीट पर लिए चलते हैं। मटियाला विधानसभा क्षेत्र का माहौल इस बार क्या है ये जानने के लिए हम मटियाला के लोगों के बीच आ पहुंचे हैं। मैम, आपका नाम क्या है?
बिमला जी। विमला जी बताइए कि मटियाला में और दिल्ली में दोनों जगह किसका माहौल नजर आ रहा है? भाई इसका आ रहा है, ये क्या नाम है, ये बीजेपी का। अच्छा, क्या वजह लग रही है? वजह ये लग रही है कि बीजेपी जो करती है वो कांग्रेस करे ना, आम आदमी करे ना। सर आपका नाम? राजेंद्र। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? बीजेपी आने की है एक बार। हाँ ये मतलब पूरा आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस बीजेपी के साथ हम, बीजेपी के साथ हम। क्या वजह है इसकी? और बाकी जो तो पार्टियां वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं, उन पर आपको विश्वास? कुछ ना पार्टी वादे करते हैं, ये वादा करते हैं, ये अपना वोट बनाने के चक्कर में और कुछ नहीं करते। हाँ, बीजेपी पहले काम पहले भी करती थी, अब भी करेगी बीजेपी। इस सीट पर पिछले 4 चुनाव में 2 बार आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मटियाला से 2 बार के विधायक का टिकट काट दिया। पार्टी ने गुलाब सिंह यादव की जगह सुमेश शौकीन पर भरोसा जताया, जबकि बीजेपी ने संदीप सहरावत को उम्मीदवार बनाया है। इस बार किसका माहौल है, इस पर अलग अलग तर्क और अलग अलग दावे हैं। आपको नहीं लग रहा कि कोई भी पार्टी किसी की सुन रही है, आप लोगों की सुन रही है? कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपने पेट में भर रहे हैं, सब अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ड्रामा खाली और कुछ नहीं। या आप हर पार्टी के लिए? हर पार्टी के लिए झूठ का खेल हो गया, आप झूठ का खेल है। दिल्ली में इस बार किसका माहौल लग रहा है आपको, क्या होने वाला? मैडम के कहा आप पार्टी को तो कोई देख कर भी राजी नहीं है। क्या वजह है? कि वजह क्या, नाले साफ कर रखे, ना बिजली ठीक करा है, ना रोड टूटे पड़े, पानी भरा खड़ा है, जीना दुश्वार कर रखा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, कोई झाड़ू वाला आता नहीं, कूड़े को उठाता नहीं, कोई नहीं सुनाई करता। इस बार फिर आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी वाले को नहीं? बिल्कुल नहीं आवा। फिर कौन आएगा? बीजेपी आओगी। बीजेपी की वजह क्या लग रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, डबल गवर्नमेंट, उस इंजन से के कार कुछ काम हो जाए दिल्ली के। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की एक ही होनी चाहिए। मटियाला में हवा किस ओर है ये कहना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि इस बार मुकाबला पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं होगा। मटियाला से निकलकर अब हम आपको उत्तम नगर सीट की ओर लिए चलते हैं। उत्तम नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी हैट्रिक दर्ज करने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन मौजूदा विधायक नरेश बाल्यान को मकोका मामले में जमानत नहीं मिलने के बाद उनकी पत्नी पूजा नरेश बाल्यान को मैदान में उतारा है। क्या उनको वही समर्थन मिलेगा जो पति के साथ था, या फिर बीजेपी के उम्मीदवार पवन शर्मा का दावा मजबूत होगा? तो उत्तम नगर से बीजेपी की प्रत्याशी पवन जी हमारे साथ मौजूद है। नामांकन हो चुका है, लोगों के बीच आप पहुंचे हैं, क्या माहौल है दिल्ली? आपको 10 साल का जो कुशासन है, टूटी सड़कें, पीने का पानी नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई सीवर का कनेक्शन नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं, कोई पेंशन नहीं, केवल धोखा जो दिल्ली को 10 साल से दिया है, आज उसका परिणाम यह है कि लाखों की संख्या में लोग जो है ना भारतीय जनता पार्टी का इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि 5 तारीख किस प्रकार से आए और नया परिवर्तन की दिशा में 2 इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लंदन पेरिस बनाने का जो सपना दिखाकर उन्होंने काम किया था, आज हालात ये हैं कि दिल्ली में चलना मुश्किल हो गया है। तो उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है पूजा नरेश बाल्यान। पूजा जी, क्या लग रहा है इस बार का माहौल दिल्ली का? बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रचंड बहुमत। अगर उत्तम नगर की बात करूं तो एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 बार से आपके पति जो है वो इस इलाके का नेतृत्व कर रहे थे। नहीं, कुछ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है यहाँ, दिलों में सिर्फ नरेश बाल्यान बसते हैं और सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आप सहयोग की बात कर रहे हैं, लोगों ने इलेक्शन अपना मान रखा है, लोग कह रहे हैं कि ये उत्तम नगर का इलेक्शन हमारा व्यक्तिगत इलेक्शन है। नरेश बाल्यान जी के लिए जन जन सड़कों पे उतरा हुआ है। नरेश जी का जेल में रहना कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, किसको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारी प्रेरणा है। सबको पता है कि झूठे मुकदमे और फर्जी आरोपों में उनको फंसाया गया है। तो वो कौन से मुद्दे इस बार जो आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी को वापस सत्ता में लेकर आने वाले? आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज, उनकी उपलब्धियां, उनकी योजनाएं। नेताजी अपनी जीत का दावा करेंगे ही, लेकिन जनता क्या कहती है, उसके लिए जीत का एक्स फैक्टर क्या है? उत्तम नगर की जनता इस बार दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या सोच रही है? सर, नाम क्या? मेरा नाम संगीत शुक्ला है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? इस बार फिर से झाड़ू। अच्छा, इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? वजह सबसे बड़ी बात है कि काम की वोट, काम की राजनीति, और बाकी जितने भी पार्टी हैं वो वादे तो करते हैं, पर केजरीवाल का इस मामले में देखा है, स्कूल और स्वास्थ्य उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का? दिल्ली के माहौल में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो उत्तम नगर की विधानसभा की सीट है, ये तो पूजा बाल्यान के नाम से ही है।
और एक तरफा जीत हो रही है इस पे पूजा बाल्यान। इससे पहले के विधायक थे, उन्हीं के पति, उन्होंने काम किया है ना? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने काम किया है, सभी गरीब तबके के लिए, उच्च वर्ग के लिए, सभी के लिए उन्होंने काम किया है। साजिशन उनको फंसाया गया है इस केस में ताकि यहाँ पर दोबारा बीजेपी का जो एमएलए हैं वो आ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। दिल्ली में किसका माहौल है इस बार? माहौल तो आम आदमी पार्टी का ही है जी। क्या वजह? वजह यही है कि जो उन्होंने स्कीमें चलाई हैं, जो गरीबों को, ये जो अपने क्या बोलते हैं, बड़े बूढ़ों को जो यात्रा पे लेके जाते हैं और 21 रुपये की जो वो करी है, बाकी जो पिछले 10 सालों में काम किया है उसकी वजह से तो है ही, है ना। और जो उनकी छवि है अरविंद केजरीवाल की, भाई वो आम लोगों से रिलेट करती है। इस बार दिल्ली का क्या माहौल? मैम केजरीवाल को आना चाहिए, केजरीवाल को आना चाहिए। उन्होंने बहुत काम करे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी, सब कुछ उन्होंने बहुत हेल्प करी जनता की। जो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो गंदे पानी की बॉटल्स लेके लोगों के बीच जा रहे हैं कि काम नहीं किया है, गंदा पानी। एक दूसरे पार्टी को वो करना होता है, बट आना जो केजरीवाल को चाहिए दिल्ली में। उत्तम नगर में कौन जीत सकता है, इसका उत्तर तो 8 फरवरी को ही मिलेगा। लेकिन दिल्ली चुनाव का एक्स फैक्टर क्या कहता है, इसे समझने के लिए अब दिल्ली के साउथ वेस्ट क्षेत्र की विकासपुरी सीट पर चलते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में विकासपुरी विधानसभा सीट पर 10 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला हुआ। आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव ने बीजेपी के संजय सिंह को 42,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया। कांग्रेस के मुकेश शर्मा तीसरे नंबर पर रहे। विकासपुरी की बात करूं या दिल्ली की बात करूं, इस बार माहौल किसके पक्ष में नजर? मैडम, जो शीला दीक्षित जी जो संवार के गई है दिल्ली को, वो 11 साल में केजरीवाल की सरकार ने नर्क बना दिया है। दिल्ली का विकास क्या तभी हुआ है जब शीला जी ने काम किया? जी मैडम, आप भी आते होंगे और आपने पुल देखे होंगे, एक भी पुल इस सरकार ने नहीं बनाया, सारे शीला दीक्षित जी के बनाए हुए थे। काम आप भी देखने, देखिए उधर देखिए, आप उसको देखिए, जो अभी इतनी गंदगी मची हुई है, शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था उनको रिपेयर भी नहीं कर पाए रोडों को। ये आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस को लेकर चूंकि बात तो कोई नहीं कर रहा है मैडम, 100% बदलाव आएगा। लेकिन अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग तो कहते हैं कि पहले हालात बहुत खराब थे, अब ठीक हुए हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले लोग तो कहते हैं कि हमारे हालात बदले। झुग्गी झोपड़ियों के हालात कहाँ से बदल गए? आप देखिए, सामने झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, नरक बना हुआ है, आपके सामने दिखाइए। आप ये देखो, ये नरक है, ये आम आदमी पार्टी का काम है। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया आम आदमी पार्टी ने, सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं। क्षेत्र के मतदाता कांग्रेस की दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। हकीकत क्या है, इसे समझने के लिए दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जितेंद्र सोलंकी, जो कि प्रचार में जुटे हुए हैं, लोगों से वोट की मांग कर रहे हैं। विकासपुरी की बात करूं या दिल्ली की बात करूं, माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल ये है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है और जो ठग और बेईमान और झूठे लोग हैं उनको दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी। ये आप लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि बीजेपी कह रही है मुकाबला आम आदमी पार्टी से, आम आदमी कह रही है मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस का नाम कोई ले नहीं रहा। हाँ, कांग्रेस का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बीजेपी हमेशा मुकाबले में ही रहती है, सेकंड नंबर आती है, फर्स्ट पे कांग्रेस ही आएगी। दिल्ली को वापस विकास चाहिए और एक तरक्की की दौड़ में अब दिल्ली दौड़ेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि भारी से भारी बहुमत में इस बार 60 से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आएंगी। 60 से ज़्यादा मतलब आप ये पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमारा वोट बैंक वापस आ रहा है। हमारे वोट बैंक को पता है कि जो अभी मौजूदा दिल्ली में सरकार है, जिनको उन्होंने पिछली बार वोट दे दिए थे, 2-3 बार जो हमारा शिफ्ट हुआ था, उनको देख लिया है, परख लिया है। हमारा वोट बैंक वापस आ रहा है और दिल्ली का वोट बैंक, दिल्ली की जनता सिर्फ कांग्रेस की है। विकासपुरी में जनता क्या सोच रही है, क्या है यहाँ का एक्स फैक्टर, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? अनुज त्यागी। ये बताइए कि दिल्ली का माहौल इस बार क्या लग रहा है? दिल्ली का माहौल तो साफ है मैडम, इस बार बीजेपी है। अच्छा, क्या वजह मान? वजह आप ये देखो ना, पीछे कैमरा घुमाओ, ये विकास के नाम पर जो छलावा किया गया, धोखा दिया गया, ये हमारा कारण बनेगा। क्षेत्र में हुआ क्या, करप्शन, आपके जो ये तरह तरह के घोटाले, इसके अलावा काम क्या हुआ है? केजरीवाल जी अगर ज़मीन पर जाएंगे या उनका विधायक प्रत्याशी कोई ज़मीन पर जाएगा, काम क्या बताएगा? विकासपुरी में तो जो है मैडम ये बीजेपी जीतेगी। वजह लग रही है आपको? वजह तो ये है कि पहले काम देख चुके हैं, जो काम हुए हैं, पूरी दिल्ली जो है कूड़ा होगी, गलियों में कूड़ा है, पानी है, सब समस्या है, वो सारी जो है देखते हुए भाई यही है दिल्ली की अभी विकासपुरी की जनता जो है बीजेपी पे विशेष ध्यान दे रही है। अब की बार तो बदलाव होना चाहिए। इसके लिए क्या वजह लग रही है आपको, क्यों बदलाव होना चाहिए? काम नहीं हुए हैं क्या? सरकार केजरीवाल जी की है,
लेकिन क्या काम हुआ है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे रिश्तेदार आने के लिए कहते एक बार नहीं 3 बार हाथ जोड़ते, तुम्हारे उधर नहीं जाएंगे। रास्ते इतने ख़राब है कि हमारे को खुद अपनी जान बचानी भारी होती है। वहाँ पे एक बार ही आ रहे थे तो रिक्शा पलट गया, हमारे इतनी चोट लग गई यहाँ पे नाले पे। तो जब रास्ते ही ठीक नहीं है तो क्या सरकार ने काम किया। तो अब की हम चाहते हैं कि भाई ऐसा हमारे को विधायक मिलना चाहिए जो हमारे बिहार का विकास करे। विकासपुरी किसके साथ है, ये तस्वीर काफी कुछ साफ हो गई। इसलिए अब बढ़ते हैं इस क्षेत्र की एक और विधानसभा सीट नजफगढ़ की ओर। नजफगढ़ सीट पर मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। पिछले 2 चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली कांग्रेस की कोशिश अपना खाता खोलने की है। दिल्ली की हाई प्रोफाइल नजफगढ़ विधानसभा सीट पर आपका कब्जा है, लेकिन पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले कैलाश गहलोत अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और मूर्ख बनाते हुए जो है लोगों को जो है लूटा जा रहा है। केवल सत्ता के लोलुपता में डूबे हुए जो है केजरीवाल झूठा आश्वासन देकर जो है सत्ता पाना चाहते हैं और वो जो है मुनासिब नहीं हो पाएगा। अब क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? क्या पता भाई, जो करेगा उसी की सरकार बनेगी। किसने काम किया? किसने काम किया? काम तो आम आदमी कर रहे हैं, लग तो रहा है भाई। आप लोग यूथ हैं, आप लोगों से भी बहुत सारी पार्टियां उम्मीद लगाए हुए हैं। आपकी उम्मीद किस पार्टी से? हमारी उम्मीद तो उसी पार्टी से है जो हमारे साथ होगी, जो हमें हमारे आगे हमारे फ्यूचर के ऊपर जो सोचेगी। हमें मतलब नहीं है ना किसी 2100 रुपये से, ना किसी राशन से। हमें सिर्फ अपने फ्यूचर के हमारे जो आगे डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो हमारी नौकरियां निकलनी चाहिए, गवर्नमेंट सीट्स पे जो निकल नहीं रही, काफ़ी इंटरवल के बाद जो चीज़ें निकल रही हैं वो रेगुलर आनी चाहिए। आप लोग की एक्सपेक्टेशंस किससे? मैम बीजेपी से है, पर हम जैसे यंग है तो हमारे लिए हमको लग नहीं रहा कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है हमको। तो हम तो यही चाहेंगे हमारे लिए वही पार्टी आए तो हमारे बारे में जो सोचे कुछ। तो ये था साउथ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का एक्स फैक्टर, जहां पर विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का इन 7 सीटों पर एक छत्र राज रहा है। क्या सत्ता का वनवास खत्म कर पाएंगी बीजेपी और कांग्रेस? ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ प्रतिभा मिश्रा, ABP न्यूज़, दिल्ली।